हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हिस्ट्री और पॉलिटी का मिक्स प्रश्न लेके, और उसका सॉल्यूशन जानेंगे बिल्कुल विस्तार के साथ। तो लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से बेलवी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो बेलवी आयोग के बारे में। ऑप्शन ए है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, बी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूरता, और सी है भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधार, और डी है धन की निकासी का मुद्दा। तो बेलवी आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन की निकासी का मुद्दा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इससे और क्या क्या आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेलवी आयोग का बात आया है। किसका? तो बेलवी आयोग। तो बेलवी आयोग को एक और नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किस नाम से जानते हैं? तो शाही आयोग भी कहा जाता है। कौन सा आयोग? तो शाही आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा 1895 में। कब हुआ था इसका स्थापना वर्ष पूछ लेगा तो 1895 में हुई थी। और अगर हम इस पे पॉइंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आया है धन की निकासी का मुद्दा। तो आपको पता है कि धन की निकासी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ये भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? तो दादा भाई नौरोजी। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक। वहीं और क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है? ध्यान दीजिएगा, ये 1895, इसका डेट जरूर ध्यान रखिएगा, और शाही आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसका उद्देश्य की, तो ये तो जान ही गए। साथ ही साथ ये क्या है? भारतीय सैन्य व्यय और वित्त की जांच का आयोग है। वित्त की जांच का आयोग है। कौन? तो बेलवी आयोग। तो ये सब प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान आपको देना। हालांकि अगर बात करें तो बेलवी आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो ये इसने 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कब? तो 1900 में। तो ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है। ठीक। तो आशा करते हैं आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न पर। ठीक। दूसरा प्रश्न क्या आ चुका है? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति मजदूर किसान पार्टी से जुड़े हुए थे? कौन सा पार्टी? तो मजदूर किसान पार्टी की बात आ गई है। पहला नंबर में है सोहन सिंह जोश, जो कि इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो एक तो हो जाएगा। तो देखिए पहले कि एक कहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक मौजूद नहीं है, तो ये आंसर होने वाला आपका नहीं है। दूसरा है एस ए डॉगे, तो ये भी इस पार्टी से क्या थे? जुड़े हुए ही थे। तो दोनों हो गए। तीसरा है मुजफ्फर अहमद, तो ये भी जुड़े हुए थे। और चौथा है पीसी जोशी, तो ये भी जुड़े हुए थे। यानी पहले अगर इसके आंसर की बात करें तो सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक। अब चलिए इससे संबंधित प्रश्न जानते हैं। सबसे पहली बात किसका चर्चा हुआ है? मजदूर किसान पार्टी का। किसान पार्टी का। तो एक पॉइंट तो हमें पहले ही क्लियर हो गया। ये चारों नाम आपको ध्यान रखना है, चूंकि ये सब नेता इससे जुड़े हुए थे। उसी तरह से पूछ सकता है आपसे इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा 1928 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में था। एक पॉइंट और आपसे पूछ सकता है कि मजदूर किसान पार्टी किस विचारधारा से संबंधित थी? अगर आपसे विचारधारा पूछे तो ध्यान दीजिएगा साम्यवाद। क्या हो जाएगा? साम्यवाद। और एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए पीसी जोशी जो 4 नंबर में लिखा हुआ था,
तो पीसी जोशी से आप लिखिएगा। पीसी जोशी जो हैं वामपंथी दल के, कौन दल के, तो वामपंथी दल के पहले महासचिव बने थे, पहले महासचिव थे। लेकिन किस वामपंथी के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे ये, पहले महासचिव। तो ये एक प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो जानकारी होनी चाहिए। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शॉर्ट में इसको सीपीआई लिख देते हैं। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। वहीं यहाँ पर एक ऑप्शन और देखिए, मुजफ्फर अहमद, जो कि 3 नंबर है, कौन सा, मुजफ्फर अहमद। तो अगर इनकी बात करें तो इनको एक उपनाम प्राप्त था, पूछता है कौन सा उपनाम इनको प्राप्त था, इनको दादा मुजफ्फर कहा जाता था। क्या, दादा मुजफ्फर। तो मुजफ्फर तो ध्यान रहेगा ही, लेकिन दादा मुजफ्फर आपको ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ एक प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जो मजदूर किसान पार्टी की बात आई है, मजदूर किसान पार्टी, इसका मुख्य आधार क्या था। अगर आपसे मुख्य आधार पूछ लिया जाए तो मुख्य आधार क्षेत्र कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा कि मुख्य आधार क्षेत्र जो था इसका बंगाल था। कौन था, तो बंगाल था। तो देखिए आपको एक से प्रश्न से कितनी सारी जानकारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे की बात करते हैं। और हाँ, जो लोग भी क्लास देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा संविधान सभा की मांग व्यक्तिगत स्तर पर की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न। तो इसकी मांग जो की गई थी मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। किनके द्वारा, तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, जिनको शॉर्ट में MN रॉय से हम लोग लिख देते हैं। ठीक, तो इन्हीं का पूर्ण रूप क्या है, मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने ही मांग औपचारिक रूप से किया था। कब, तो 1934 में, ईस्वी भी ध्यान में रखना है। ठीक, हालांकि अगर पूछ ले कि ये जो मांग हुआ था इसको स्वीकार कब किया गया था, तो मांग जो स्वीकार किया गया था, मांग स्वीकारा कब, तो ध्यान रखिएगा हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन आपको पढ़ाए हैं, सारा अधिवेशन डिटेल्स के साथ, तो ध्यान वो क्लास भी आप देख सकते हैं। और ये कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था, तो 1938 में हुआ था। किसने अध्यक्षता किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका अध्यक्षता किया था। और इसी में ये मांग क्या हुआ था, स्वीकार हुआ था। बाकी संविधान सभा की चर्चा आई है, तो चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लिया जाए कि क्या क्या आपका संविधान सभा से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आपका बनता है कि किस योजना के अंतर्गत इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो गठन कब हुआ, 1946 में हुआ। किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका स्थापना हुआ था। इसका आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, काफी बार पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये सब तो बेसिक जानकारी है, आपको पहले से भी पता होगी। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये पॉलिटी और हिस्ट्री का मिक्सअप प्रश्न है, आपको हिस्ट्री के भी प्रश्न मिलेंगे और पॉलिटी के भी। 4 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या को प्रति सदस्य के चुनने के लिए आधार बनाया गया था।
तो ये आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, ये बात हो गई। चूंकि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आपको पता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से? तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण, लिख लीजिएगा, पूछता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक पद्धति द्वारा क्या किया गया था। ठीक, अभी हम लोग संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रश्न किए ही थे, पहली बैठक तक हम लोग पहुंचे थे। अब दूसरी बैठक की अगर बात करें, दूसरी बैठक, चूंकि यहाँ भी संविधान रिलेटेड प्रश्न है, तो ये कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थाई अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? अस्थाई अध्यक्ष तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वही संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपसे पूछता है। तो 13 दिसंबर 1946 में। ये सब जो डेट है ना काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रिपीटेड प्रश्न है, बार बार आते रहते हैं। बाकी संविधान सभा को बनाने में कुल कितना समय लगा था ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह और क्या हो जाएगा? 18 दिन। ये समय भी आपको ध्यान में रख लेना है। भारतीय संविधान सभा को अपनाया कब गया था, ये भी प्रश्न पूछता है। तो अपनाया कब गया था या अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और प्रश्न आपका बन जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो कुल सत्र पूछ ले तो 11 सत्र आयोजित हुआ था। तो देखिए कितने सारे आपके प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्लास को पूरा देखा कीजिए। आगे की ओर चलते हैं। अब आया हिस्ट्री का प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। अब इसके बारे में देखना है हमें। पहला कथन है कि एसआई प्रमुख जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की औपचारिक घोषणा प्रकाशित की थी। तो क्या ये बात सही दिया हुआ है? एएसआई जॉन मार्शल का नाम आया, तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, हमसे सही पूछा जा रहा है। तो क्यों गलत हुआ ये भी जानिए। देखिए, एएसआई प्रमुख जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की औपचारिक घोषणा जरूर की थी, लेकिन 1921 में नहीं बल्कि 1924 में की थी। अगर 1924 होता तो क्या हो जाता? बिल्कुल सही हो जाता। इसीलिए ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। और 1921 से आपको क्या ध्यान में रख लेना है कि 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा, ये भी पूछता है। तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा शुरू किया गया था। तो इसीलिए पहला सेंटेंस तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो में उनके कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व के जनक की उपाधि दी गई। क्या ये बात सही है? नहीं। तो ये भी क्या दिया हुआ है? गलत ही दिया हुआ है। तो 2 नंबर भी आपका गलत हो गया। या तो ना तो 1 सही हुआ और ना ही 2 सही हुआ। अब दूसरा नंबर कथन क्यों गलत हुआ? चूंकि यहाँ दिया था आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का यानी कि पूरा नाम क्या? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी की बात आई थी। और राखल दास बनर्जी किससे जुड़े थे? तो ये मोहनजोदड़ो के खोज से जुड़े थे। मोहनजोदड़ो के खोज से जुड़े थे। लेकिन हाँ, इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में थोड़ी ना जाना जाता था। तो भारतीय पुरातत्व
भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किनको जाना जाता था? तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। किनको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। यही आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग दिए हुए थे। आगे की चर्चा कर लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, और एक एक प्रश्नों का सॉल्यूशन काफी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए, उसमें कंजूसी मत किया कीजिए। 6 नंबर देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन सा अध्यक्ष किस समिति के बनाए गए हैं हम आपको डिटेल से करा चुके हैं पिछले क्लास में ही पॉलिटी का। तो अगर यहाँ पर याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया जो पूछते रहता है कि कौन किस समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन देखिए कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, अगर यही रहता है आपका कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष कौन, तब कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और कितना अच्छा से आपको हम एक ही जगह सारा नोट डाउन करवा दिए थे कि कौन किस समिति के अध्यक्ष। जेबी कृपलानी से आपको यह और ध्यान रख लेना है, एक झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी आपको हम बताए थे कि किसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो संचालन समिति से, संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक, या फिर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तब भी कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। बाकी एक में क्या था? जवाहरलाल नेहरू। चलिए इनके सामने ही लिख देते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात आई है तो कि संघ शक्ति समिति रहे या संघीय शक्ति संघीय संविधान समिति रहे, दोनों के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक, या फिर प्रांतीय संबंधी समिति रहे, तीनों के कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू। बचे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये तो पता ही होगा कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देख लीजिए एक एक संविधान से आपका क्वेश्चन क्लियर होते चला जाएगा। ठीक, अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाए, आपको बताना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किन्हें जाता है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर दिया कीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए, सही काला नुक्रमिक क्या है? चलिए याद रहेगा तब आप आसानी से बना लेंगे। पहला है, सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की? तो ये कौन सा ईस्वी से संबंधित हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये 1911 से संबंधित हो जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन की बात आई है, कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? तो 1906 में। और लास्ट दिया हुआ है, कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ये कब पारित किया गया था? तो 1904 में। अब चलिए इसका सही क्रम निकाल लीजिए। तो पहले कौन आएगा? 1904 आएगा। तो 3 से शुरू होगा, 3 से शुरू कौन हो रहा है? एक ही ऑप्शन में हो रहा है, 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यही क्रम तो हमें सीधा सीधी लगाना था। 8 नंबर पे चलते हैं, और ये आप लोगों के लिए चैनल संबंधित जानकारी। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में लगे हैं वो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन कैसा लगा, प्रश्नों का लेवल कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट के रूप में दे दिया कीजिए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए।
आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसी तरह का रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी सारे जीके जीएस का। तो आप लोग जुड़िए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाया कीजिए, पीडीएफ आपको दिया जाता है। चलिए आगे की चर्चा करेंगे हिस्ट्री पॉलिटी के प्रश्नों पे। ऋग्वेद की किस मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है जो रावी नदी के जल विभाजन को लेकर हुआ था? बताइए, ये प्रश्न किस एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इसको डबल स्टार मार्क कर लेना है पहले। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कौन सा मंडल होगा? 10 राजाओं का युद्ध का आ गया है। तो 10वां मंडल में यहाँ पे है प्रथम मंडल, चौथा मंडल, 7वां मंडल और क्या कहता है 10वां मंडल। तो अगर युद्ध की बात करें तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित हो जाएगा? 7वां मंडल से संबंधित हो जाएगा। अब किसकी बात आई है? ऋग्वेद की, ऋग्वेद की। ठीक, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद है, ये आपको पता है। और वेद 4 प्रकार के, ये भी आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक, बात आई है ऋग्वेद की, तो सबसे पहला प्रश्न, कितने मंडल हैं इसमें? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ये 10 मंडल है। कितने? तो 10 मंडल है। वही बात करें, पूछता है इस तरह से प्रश्न कि किस मंडल को परिवार पुस्तक कहा जाता है? परिवार पुस्तक किस मंडल को कहा जाता है? ऋग्वेद के किस मंडल को? तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को, दूसरे से लेकर 7वें मंडल को क्या कहा जाता है? परिवार पुस्तक। प्रश्न इस तरह से रहेगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल परिवार पुस्तक के रूप में जाना जाता है? तो दूसरे से 7वें मंडल तक को। ठीक, ये एक पॉइंट याद रखना। वही बात करें, पूछ दे गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में निहित है? तो ये किस मंडल से हो जाएगा? तीसरा मंडल से। किस मंडल से? तो तीसरे मंडल से। आगे की बात करें तो पूछता है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त जो कि 4 वर्णों की उत्पत्ति का है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करता है, ये आपको किस मंडल में है? ये भी पूछता है। तो ये 10वां मंडल में है। किस मंडल में है? तो 10वां मंडल में है। ठीक, और लास्ट एक आपको ध्यान रखना है जो पूछ लेता है, सोम देवता, सोम देवता जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है इनका चर्चा? तो ये 9वां मंडल, 9वां मंडल से संबंधित हो सके मिलान के रूप में प्रश्न पूछ दिया जाए। और बाकी जो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कौन सा हो जाएगा? 7वां मंडल से, 10 राजाओं का युद्ध जो कि परुशनी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। और ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा हो जाएगा? एक भी प्रश्न मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको पूरा निचोड़ दे दिया जाए। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल पूछ ले तो सबसे पुराना मंडल, तब ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा दूसरा मंडल, क्योंकि अभी हम लोग जाने थे कि दूसरा से लेके 7वां तक का परिवार पुस्तक में से एक है। ठीक, आगे चलते हैं। अशोक का द्विभाषी ग्रीक अरमाइक शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सर ए कुना से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? तो सर ए कुना, जो कि कहाँ? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा कि ये अफगानिस्तान के सार ए कुना से प्राप्त हुआ था। वही बात करें, चलिए अशोक के शिलालेख का ही जो मेन है उसको जानेंगे, जिसमें पूछ लेता है आपसे क्या क्या पूछता है। किसकी बात हुई है? अशोक के शिलालेख का, अशोक के शिलालेख की बात आई है, जो जो आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जिसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है। एक आपको ध्यान रखना है पहला अभिलेख, क्योंकि किसी भी चीज का पहला मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो पहला अभिलेख में क्या है? पशु वध पर प्रतिबंध, पशु वध पर जी
पशु वध पर क्या प्रतिबंध। ये है अशोक के शिलालेख में, पहला शिलालेख में। वहीं अगर आपसे और क्या पूछ लेता है, एक आप ध्यान रखिएगा, 7वां अभिलेख इसका। कौन सा? 7वां अभिलेख या शिलालेख ही जानिए, 7वां शिलालेख, चूंकि क्वेश्चन शिलालेख ही लिखा हुआ है तो शिलालेख ही ध्यान रखिए। तो 7वां में क्या हो जाएगा? धम्म यात्रा का विवरण, धम्म यात्रा का विवरण। ठीक, अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं जो हाथी गुम्फा अभिलेख, तो वो जब आएगा वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, एक और इसमें आपको एक ध्यान रख लेना है जो सबसे रिपीटेड है, 13वां शिलालेख की बात आएगी तो ये इसमें क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन। एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा आप भी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, सहकारी समितियों का प्रावधान करने वाला उपबंध किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है 57वां, कैमा? तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लाया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। और इसी संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ था कि सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 का एक इस तरह से लिखिए जी, अनुच्छेद 19 का 1 का सी के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या किया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। आप ही लोग के लिए लिखा जाता है ताकि आप लोग भी अपना नोट डाउन करते चले। ठीक, और ये भाग किससे संबंधित हो जाएगा? अगर आपसे भाग पूछे तो भाग में आपको 9th का बी ध्यान रख लेना है। क्या ध्यान रख लेना है? 9th का बी। और इस भाग में अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद आपको 243 का ZH से क्या हो जाएगा? 243 का ZT शामिल है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक, चलिए 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने का उपबंध संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है? ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जैसे ही आप देखेंगे संविधान में संशोधन करने का उपबंध जो है वो भाग किससे संबंधित हो जाता है? भाग 20 से संबंधित हो जाता है। 20 कहाँ है ऑप्शन में जी? अच्छा, यहाँ पर डी नंबर में इसको 20 बना लीजिए, तो भाग 20 हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये बात हो गई। अनुच्छेद कौन सा संबंधित हो जाएगा इससे? तो अनुच्छेद 368 संबंधित हो जाएगा जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। ये जो है लिया कहाँ से गया है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भाग की बात आई है तो भाग में आपको क्या ध्यान रख लेना है? जो मेन भाग है सब कितना याद रखिएगा, जो एग्जाम में रिपीट होते रहता है। जैसे भाग 1 कितना बार पूछा है कि संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन आपको मिलेगा भाग 1 में। और वही अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा संबंधित? तो अनुच्छेद आपको 1 से 4 तक इसको ध्यान रख लेना है। भाग 2 की बात करेंगे तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसका? तो अनुच्छेद हो जाएगा इसका 5 से लेकर 11 तक, जो बार बार रिपीट होते हैं वही आपको बता रहे हैं। भाग 3 जरूर ध्यान रखिएगा। भाग 3 किससे हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा, मौलिक अधिकार से। और ये किस अनुच्छेद? तो 12 से 35 चलेगा। और फिर भाग 4 भी ध्यान रखना है। तो भाग 4 की बात आएगी तो ये इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति
निर्देशक की बात आ जाएगी। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 से 51 तक। तो जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, एक जगह आपको कर दिया गया। और हाँ, एक इसको भी रख ही लीजिए साथ ही साथ कि भाग 4 का ए रहे तो क्या होगा, तब क्या हो जाता है, किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। किससे, मौलिक कर्तव्य से। अनुच्छेद क्या रहेगा, 51 का ए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न। देखिए जो भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो प्रश्नों का लेवल और सॉल्यूशन दिया जाएगा उस पर भरोसा करिए आप लोग। बहुत ही आपके लिए मेहनत किया जाता है, ये ना कि फ्री में फ्री जैसा दिया जाता है, पेड बैच जैसा आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, तो देखना पड़ेगा ऑप्शन। ए है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, नहीं। बी है राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी है, क्या ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, तो नहीं। सी है मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, तो ये विशेषता यही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और ये आपको अनुच्छेद 75 के तहत भी हो जाता है। ठीक, ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब चलिए संसदीय प्रणाली की बात आई है, संसदीय प्रणाली की तो एक झलक किस पे भी डाल दिया जाए कि क्या क्या प्रश्न एग्जाम में दिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, भारत की संसदीय प्रणाली की अगर बात करेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा द्वैध कार्यपालिका प्रणाली, द्वैध कार्यपालिका प्रणाली कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है, अगर पूछे कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आएगी तो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये एक पॉइंट बन जाता है आपके लिए। और संसदीय प्रणाली में आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र का प्रधान होते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, नाम मात्र का प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, वहीं और क्या प्रश्न आपका इससे बन सकता है, ये भी बन सकता है कि क्या कहता है संसदीय प्रणाली में दोहरा उत्तरदायित्व, दोहरा उत्तरदायित्व। हर जगह संसदीय प्रणाली लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहे हैं कि उसकी ही चर्चा कर रहे हैं कि दोहरा उत्तरदायित्व किस संस्था पर लागू होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये मंत्रिमंडल पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, तो मंत्रिमंडल पर होता है। और भारत ने संसदीय प्रणाली की अगर बात करें तो कहाँ से अपनाया है, किस देश से, भारत ने जो संसदीय प्रणाली अपनाया है वो कहाँ से अपनाया है, तो ये ध्यान दीजिएगा ब्रिटेन से। कहाँ से, तो ब्रिटेन से। तो ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने थानों की एक प्रणाली स्थापित की जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक दरोगा एक पुलिस अधीक्षक होता था, जो प्रत्येक जिले का क्या मुखिया होता था, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो जो किया था ये किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो आपको पता है कि ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर था, भारत के गवर्नर जनरल का पद पे ये नियुक्त था। ठीक, ये बात हो गई। साथ ही साथ कॉर्नवालिस से आपको ध्यान रखता है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक के रूप में जाना जाता है इसको, अस्थाई बंदोबस्त का जनक के रूप में इसको जाना जाता है। और आपको ध्यान रख सकते हैं कि इसने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पूछता है कि कोड ऑफ लॉ लागू हुआ था, वो कौन सा कोड, तो कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है
कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस भारतीय शासक से युद्ध किया था, तो उसका नाम टीपू सुल्तान, ये भी पूछ सकता है, टीपू सुल्तान की बात होगी। और अगर बात करें तो इसको और नाम जाना जाता था प्रशासनिक सुधारक के नाम से, प्रशासनिक सुधारक के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये सब पॉइंट किससे खाली बन गए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और पूरा क्लास देखा कीजिए, लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में छात्रों ने विवादास्पद कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये कहाँ किया था, असम हो जाएगा इससे संबंध। कौन सा, तो असम, और ये 1930 में, कब, तो 1930 में ये भी शुरू। अगर बात करें कि ये किसके, इस तरह से भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि कनिंघम सर्कुलर को असम के 1923 में तो जारी किया ही गया था, लेकिन किसके द्वारा जारी किया गया था, तो नाम भी ध्यान रख लेना है, आर कनिंघम। कौन कनिंघम, तो आर कनिंघम, चूंकि नाम ही क्या यहाँ दिख रहा है, कनिंघम सर्कुलर, ये बात आपको ध्यान में बस रख लेना है। और ये संबंधित किससे हो जाएगा, कनिंघम सर्कुलर की जो चर्चा आई है, तो संबंधित हो जाएगा छात्रों की राजनीतिक गतिविधि पर रोक से, राजनीतिक गतिविधि पर रोक से, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक, बाकी किस वर्ष लागू हुआ, तो 1930 में लागू हुआ, ये आपको ध्यान रख लेना है। किस प्रांत में लागू हुआ, तो असम में, तो ये पहले ही आपको करा चुके हैं। किस वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाया, तो छात्र ने निभाया, और 1930 है, तो ये भी ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए आगे चला जाए 15 नंबर प्रश्न पे। 1915 में, 15 पर आए, देखिए यहाँ भी 15 मिल गया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज कराई, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता भी होगा कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये काम किया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। बाकी आपसे ये तो हुआ इनका पहली सार्वजनिक उपस्थिति। एक जगह चलिए क्रम में सजा के आपको लिख देते ताकि ध्यान रहे, नोट डाउन करिए। ये हुआ 1916 में, जब इन्होंने क्या किया, पहली पूछेगा कि पहली सार्वजनिक उपस्थिति महात्मा गांधी जी की, तो ये हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शॉर्ट में लिख देते BUHU, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1917 की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक, बिहार में, बिहार के चंपारण सत्याग्रह, ये बात हो गई। तीसरा बात करेंगे 1918 का, और सारे किससे संबंधित हैं, महात्मा गांधी जी से। तो 1918 में हो जाएगा पहला क्या था, भूख हड़ताल, पहला भूख हड़ताल, मिलान के रूप में भी दे सकता है, जो कि अहमदाबाद मिल हड़ताल था 1918 से संबंधित। एक और 1919 की बात करेंगे तो पहली सामूहिक हड़ताल की बात करेंगे तो जो कि रॉलेट एक्ट से संबंधित हो जाएगा 1919। तो ये सब आपको क्या करना है, पॉइंट ध्यान में रखना है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखा जाए, भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था, बताइए। आपको तो आज संविधान सभा से हर एक प्रश्न समझिए सॉल्यूशन हो ही रहा है। यहाँ आपसे सचिव पूछा गया है, तो सर BN राव कौन थे, तो ये तो संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए लिखते ही चलते हैं, ये संविधान सभा के क्या थे, क्या कहता है BN राव को, तो ये कानूनी सलाहकार के रूप में इनको जाना जाता है, BN राव को। ठीक,
वहीं एस.एन. मुखर्जी की बात आई है, तो ये क्या थे, संविधान सभा के मुख्य पारुरूपकार थे, ये पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं ऑप्शन सी है HBR अयंगर, यही तो थे, क्या थे, भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में इनको ही नियुक्त किया गया था, तो ये सचिव हो गए। बाकी ऑप्शन डी है बसंत कृष्ण वैद्य, तो ये भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को, कौन संस्करण को, तो हिंदी संस्करण को लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या हम पॉइंट बोल रहे हैं, कि ये जो थे भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को लिखने के लिए जिम्मेदार सुलेखक थे, जिम्मेदार सुलेखक या लेखक कहिए, थोड़ा अच्छा वर्ड में लिखिए, क्योंकि बीपीएससी, अगर कोई बीपीएससी शिक्षक की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो फिर मेंस भी तो उनको देना रहता है, तो शुद्ध भाषा लिखिएगा तो आपको अच्छे से नंबर ज़्यादा मिलेगा। 17 नंबर पे चलते हैं, 17 पे क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था? ए है मंगरोल, बी है पुहार, सी है कोरकई, डी है सोपारा। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुहार, ये चोलों का मुख्य बंदरगाह था। और इसका वर्णन आपको मिलेगा संगम साहित्य में, इसका विस्तृत आपको वर्णन मिलता है, संगम साहित्य में क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। वही बात करें तो इसको और एक नाम से फुहार को ही क्या लिख दिया जाता है, कावेरी पेटिनम, क्या लिखा जाता है, कावेरी पट्टिनम, ये नाम से भी आप ध्यान रखिएगा, फुहार की बात आई है तो ठीक। और इसका स्थान की अगर हम बात करें, किसके, फुहार के स्थान की, तो ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु में, कवार, तमिलनाडु में किस नदी के तट पर स्थित है, तो कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है, कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो हर एक छोटा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लिखना है आपको, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 18 नंबर प्रश्न होने वाला है, और जल्दी से आप लोग लाइक कर दिए कीजिए, देखिए, और ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, बाकी आपको इससे संबंधित जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं। आप ये देखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जीके जीएस का एनसीईआरटी बेस्ड दिया जा रहा, और आपको देखो खुद की एक प्रश्न में आपको कितनी सारी जानकारी दे दी जा रही कि और क्या इससे प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग रेगुलर रहिए और क्लास को लाइक शेयर कर दिया कीजिए, साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगता है आप लोगों को। बाकी आप लोग का सपोर्ट मिलते रहे, यही हमारे लिए काफ़ी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि न्यायपालिका। कौन हो जाएगा, न्यायपालिका। खास करके विशेष रूप से अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को क्या माना जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, ठीक। वही ऑप्शन ए था राष्ट्रपति, तो संविधान के संरक्षक की शपथ ये भी लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनका मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से अगर इनकी बात करें तो कार्यपालिका का नेतृत्व करना है। किसका नेतृत्व करना है, तो कार्यपालिका का नेतृत्व करना है और कानूनों को लागू करना है, ये इनका है। और ऑप्शन बी में था संसद, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं संसद के बारे में। तो संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना है, कानून बनाना इसका कार्य है। और संसद संविधान में क्या कर सकती है, संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक। लेकिन उसे ऐसा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना करना होता है, ठीक। तो ये, लेकिन यहाँ अगर डायरेक्ट पूछा है संविधान का संरक्षक, तो वो क्या होगा, न्यायपालिका हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन था हमारा महान्यायवादी, महान्यायवादी।
तो अगर इसकी बात करें तो न्यायवादी जो है आपको अच्छे से पता है कि भारत सरकार का मुख्य क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। ये कई बार आपको लिखवाए भी है, इसके बारे में भी डिटेल से 19 नंबर पे चला जाए। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने महिलाओं को राजकीय सेवा में क्या किया था, नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको किस साम्राज्य ने पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। और अब आप इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इसका स्थापना किसने किया था, तो स्थापना किया था हरिहर व बुक्का ने। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में। ये काफी रिपीटेड प्रश्न है, पूछे गए हैं। और आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का जब अस्तित्व था तो इस दौरान 4 राजवंश, उसका नाम पूछता है, क्रम पूछ देता है कि 4 राजवंश शासन किया था। कौन कौन, तो संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुप वंश, और कौन वंश, अरबीडू वंश, अरबीडू वंश। यही इसका क्या हो जाता है, क्रम हो जाता है। तो ये क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और क्या प्रश्न बनेगा, और इसमें आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के भव्यता और महिला की भूमिका के बारे में विस्तार से लिखने वाला विदेशी यात्री कौन था। एक बार प्रश्न आप सुन लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और महिलाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से लिखने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो वो था अब्दुल रज्जाक। कौन, तो अब्दुल रज्जाक। तो कुछ पॉइंट आप खुद से भी लिख दिया करें, ठीक। वहीं बात करें इसी के साथ विजयनगर में ही आपको पता होगा एक शासक कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय की जब बात आती है तो इससे पूछ लिया जाता है कि अष्ट दिग्गज, कौन दिग्गज, तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार, मतलब किसके दरबार में शोभा बढ़ाता था, तो ये कृष्णदेव राय से ही संबंधित हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। देखिए फिर से आया संविधान सभा से, एक भी प्रश्न नहीं है जो लग रहा है संविधान सभा का आपका छूट रहा है, सब आज ही आ गया है। 20 नंबर पे क्या है, ध्यान देना है आपको कि संविधान सभा के लिए किस प्रतीक को अपनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हाथी को अपनाया गया था, किसको, तो हाथी का। वहीं आपसे संविधान सभा से चलिए जो छूटा है उसको भी जान लेते हैं कि एक नाम ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और कौन, बी राम मनोहर सिन्हा। इनका नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है संविधान का क्या किया गया था, संविधान का सौंदर्यकरण किया गया था, सौंदर्यकरण किया गया था। तो ये भी एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी तो संविधान से जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं हम कई सारे प्रश्न में कर चुके हैं, इसीलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और सीधे बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे। क्या है अंतिम प्रश्न, अपनी जटिल वास्तुकला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किए गए थे, तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो चंदेल शासक के द्वारा। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। वही बात किसकी आई है, खजुराहो मंदिर की। तो आपसे खजुराहो मंदिर का पूछ लेता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो खजुराहो मंदिर हो जाएगा मध्य प्रदेश से स्थित है। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ आपसे पूछेगा खजुराहो मंदिर की जब चर्चा ही आई है तो क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे किसकी वास्तुकला जो है किस शैली में है, तो ध्यान दीजिएगा ये नागर शैली में है। किस शैली में है, तो नागर शैली में है खजुराहो मंदिर की वास्तुकला।
खजुराहो मंदिर की बात करें कि ये किस विषय वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, तो विषय वस्तु इसका किस लिए प्रसिद्ध है, तो काम कला शिल्प के लिए, काम कला शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रख लेना। और जो चंदेल वंश था, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों का संरक्षक था। तो चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं कि जो चंदेल वंश की बात आई है, तो ये हिंदू और क्या कहता है, जैन धर्म, हिंदू और जैन धर्म दोनों का संरक्षक था। इसीलिए खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें भी और कुछ मंदिर की बात करें, जिसमें कौन कौन सा मंदिर, तो कदरिया महादेव मंदिर। हो सके ये ऑप्शन में दे दे, पूछे कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। कदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, और एक प्रमुख मंदिर की हम बात कर रहे हैं, और एक लास्ट में लिख लीजिएगा परसवनाथ मंदिर, परसवनाथ जैन मंदिर। ठीक, पूछता है तो हो सके पूछ ही ले। तो ये था हिस्ट्री पॉलिटी का आज मिक्सअप क्लास, यानी उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो आप लोग को क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बता दिया कीजिए। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।